राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हो चुकी हैं। सियासी दल अपने उम्मीदवारों पर माथापच्ची में जुटे हैं। पार्टी 2024 के चुनाव में विरोधी दल के सामने मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही। बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे दल कसमस में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में अभी उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, नाम फाइनल नहीं हुए। इधर इनेलो की स्थिति भी साफ नहीं है और ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने अपने पत्ते तो खोल दिए, कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों है? चुनाव के लिए कांग्रेस और जेजेपी और साथ में इनेलो का प्लान है क्या? अब जब तक पक्ष लगातार कल से हमलावर है कि हरियाणा में जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया। अब बदलाव की बहार जो है वो आएगी। के पास कैंडिडेट है। मैं तो वहाँ टिकट बांट के आया हूँ। 2 बार तो मैंने लोकसभा की खुद बांटी है, विधानसभाओं की कई बार बांटी है। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। अभी जब ये मैदान में आएंगे और उनको पता है इकट्ठे होकर के भी उन्होंने चुनाव पिछली बार कई कई एक एक परिवार में टिकट दे दी, वो भी उसको नहीं संभाल पाए। और जो पिछली बार 31 सीटें आई थी वो तो मेरी और हमारे साथियों की मेहनत की थी। इस बार तो वो मुझे नहीं लगता कि 15 का भी आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि वो तो 15 पे ला करके खड़ी कर दी थी उन्होंने तो कांग्रेस। कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, नड्डा साहब का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 2 बार मौका दिया, तीसरी बार फिर मेरे को टिकट दी है। मैं तो उनको केवल ये विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता पहले से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाएगी और पूरी तौर पर देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना चाहती है। अगर लोकसभा को लेकर ही चर्चा चल रही है तो बात करें। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, 4 बाकी हैं। कांग्रेस में नाम लगभग कई दिनों से चर्चा में है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, करनाल से चाणक्य पंडित हो सकते हैं। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अलग अलग। हम जब से पहले हिसार की बात करते थे तो जयप्रकाश और कुछ नाम आते थे, हालांकि अब कुछ हो सकता है बदलाव हो। हम अंबाला और सिरसा की भी बात कर चलता था कि गीता भुक्कल या कुमारी शैलजा ये सब रहेंगे, लेकिन ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लिस्ट धरातल पे नहीं है, सामने नहीं है। क्या लगता है क्यों देरी हो रही है इसको लेकर? नहीं, देरी नहीं हो रही है। देखिए, राजनीति में आपका विरोधी क्या चाल चल रहा है उसको भी देखना होता है। शतरंज के खिलाड़ी रहते हैं राजनीति के लोग। अगले ने क्या चाल चली उसको भी देखना। अब छह मोहरे सामने आ गए हैं। अब कांग्रेस अपनी चाल चलेगी इन मोहरों के हिसाब से। कांग्रेस का ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे रहेगा, न्यू फेसेस, यंगर एलिमेंट। आप देखिए हमारी लिस्ट आई है, उसमें 70% से अबव यंगर लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है। और यंगर लोगों की जो डिलीवरी है वो भी बेटर हुआ करते हैं। जैसे दीपेंद्र एक यंग मेंबर पार्लियामेंट बने रोहतक से, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही 10 साल वो रहे उस साल में, तो ही मेड ए ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। एंड उन्होंने रोहतक के लिए, हरियाणा के लिए भी मैं कहूँगा कई मायनों में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अंबाला, देखिए कुरुक्षेत्र की सीट का तो फैसला हमारा इंडिया ब्लॉक में हो गया है। अंबाला में भी वरिष्ठ नेतृत्व जो है उसका एक सामंजस्य बिठाएंगे, ऐसे चेहरे उतार के लेके आएंगे जो बड़े चुनौतीपूर्ण माहौल की तरफ सारे। बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से मोहरे उतारे गए, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, तो अब उनका अगला दांव उसके हिसाब से होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बात अशोक तंवर ने कही उसमें कितना दम है, कि क्या वाकई कैंडिडेट्स की दिक्कत है कांग्रेस के सामने? बहुत सारे सवालों के बीच में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा धवन है बीजेपी की प्रवक्ता, वो स्वागत है नेहा आपका। सुरेश रोड है कांग्रेस की तरफ से, वो स्वागत है रोड साहब आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी के प्रवक्ता, वो स्वागत है विवेक आपका। और विजेंद्र रेणु है इनेलो के प्रवक्ता, वो स्वागत है विजेंद्र जी आपका। नेहा, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। आपने 6 नामों की घोषणा कर दी, कल हमने उस पर भी चर्चा की थी, और आज जब ये चर्चा हो रही है तो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपने 6 नाम ऐलान कर दिया है, हमारी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। बीजेपी पर नजर थी। देखिए, जिस तरह से आप लोग इंतजार करते रहे और कांग्रेस जो है हरियाणा कमेटी का गठन नहीं कर पाई, पदाधिकारियों के नाम नहीं आपको आपके सामने रख पाई, ना ही उन्होंने अभी तक अपने कांग्रेस के कैडर को बनाया है, संगठन को बनाया है, उसी तरह से आप इंतजार करते रह जाएंगे। इनके पास कैंडिडेट नहीं है अतुल जी।
और ना ही इनके पास में इतना कॉन्फिडेंस बचा है कि ये अब सेंटर के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर नरेंद्र मोदी जी का सामना कर पाए। चाहे ये कितना ही गठबंधन बना लें, कितनी पार्टीज को अपने साथ रख लें, कितने बड़े छोटे चेहरे अपने साथ जोड़ लें, लेकिन दिन रात जो कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है निरंतर। और जिस तरह से हम अपनी चाल चलते जा रहे हैं, अपनी रफ्तार हमने पकड़ी हुई है और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता को हमारा ये जो परिदृश्य है ये उनको अच्छा लग रहा है और हमारा जो है वो भव्य परिदृश्य जनता के सामने आ रहा है कि हम दूसरे विपक्ष की परवाह किए बिना जो जनता से हमने वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए, और अभी जो नरेंद्र मोदी जी का एक और जो गारंटी है, वादा है, वो है 2047 का भारत, विकसित भारत। उस और हमने जो कदम उठाने हैं उसकी हमने रफ्तार पकड़ी हुई है और उसी रफ्तार के ही अगला जो स्टेप है कि हम अपने कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर चुके हैं, हम अपने हरियाणा की स्ट्रेटेजी को प्लान कर चुके हैं, हम निरंतर अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं और जनता के सामने दिखा रहे हैं। कांग्रेस और चाहे कोई अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो केवल और केवल दकियानुसी, खाली खोखली बातें बोल रही हैं और उन बातों के भरोसे वो ये वादा करती हैं, वो ये दावा करती हैं, वादा तो नहीं दावा करती हैं कि वो 10 में से 10 सीट जीत कर जाएंगी। तो ये हवाई बातें उनकी साबित होंगी। फिर से एक बार देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता उनको विपक्ष में बिठाने का काम करेगी और इस बार भी कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है वो विपक्ष में बैठने वाली हैं, क्योंकि देश की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाएगी। अगर कांग्रेस के पास में कैंडिडेट होते तो एक कैंडिडेट तो आपको उन्होंने दे ही दिया, आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र का। उसके बाद 9 नाम कहाँ हैं? अगर 9 नाम इनके थैले में होते तो इनका पर्चा जो है, इनका पेपर जो है वो खाली कोरा का कोरा नहीं होता। अभी तक तो ये घोषणा कर चुके होते हैं। अभी तो ये हमारी चाल को देख रहे हैं। अभी आपने सुना बयान, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता बोल रहे थे कि क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही है इसलिए मैं कुलदीप शर्मा जी जी, कुलदीप जी बोल रहे थे कि जो है हमने अभी चाल देखी है सामने से भाजपा की, अब हम उसका काउंटर रिएक्शन देंगे। क्या एक इतनी पुरानी पार्टी को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काउंटर रिएक्शन तैयार करना है? आज वो उनका काउंटर रिएक्शन है क्या? उनका काउंटर रिएक्शन यही है कि नरेंद्र मोदी को नहीं जिताना। उनकी लड़ाई कहां तक है? नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। लेकिन इनसे कोई ये पूछिए कि इसके काउंटर रिएक्शन में क्या उनके पास में हमारे जो ओजस्वी, दिव्य ऑरा के, जो हमारे व्यक्तित्व के धनी एक प्रसिद्ध नेता, जनता के प्रेम, जो जनता से प्रेम करने वाले हैं, जनता उनको प्रेम करती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि जितना विशाल, व्यक्तित्व जितना बड़ा कोई नेता ये उभार पाए, ये निकाल पाए, सामने ला पाए जनता के, लेकिन नहीं। लेकिन इनकी क्या है? केवल यही प्लान है कि जो बीजेपी करेगी उसके बाद हम रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन देने वाली पार्टी जो है भाई साहब, वो जीतती नहीं है। वो हमारे से बचने के लिए, क्योंकि उनके पास में कुछ बचा नहीं है, शेष बचा नहीं है, और जो भी बचा खुचा होगा उसको देखते हुए, उसको सोचते हुए वैसा प्लान एंड स्ट्रेटेजी बनाने का काम करेंगे। ये मीटिंगें करते रहते हैं, मीटिंगों के बाद कोई हल नहीं निकलता है, आपस में एक दूसरे से कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ नेताओं की जो है वो जोड़ी नहीं जमती है, उनकी बातचीत नहीं जमती है। बस यही प्रदेश की जनता पिछले 10 सालों से, जब से ये सत्ता से बाहर है, तब से इनको यही देखती आई है। एक भी उपचुनाव में ये एक मत नहीं हो पाए, एक भी उपचुनाव ये जीत नहीं पाए, एक जीते थे। सुरेश हाँ टोड जी। से इसका जवाब लेता हूं। सुरेश टोड भाई, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, आपने देख लिए, अब आप लोगों के कब पत्ते खुलेंगे ताकि हम सब देख पाए? अतुल जी, 18 तारीख को हमारी सीईसी है, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है, और 2-3 दिन ही बीच में है, और देर रात तक 18 तारीख को हरियाणा जरूर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मोहर लग के टिकटें बाहर आई। कोई ज्यादा डिले नहीं है, और हम कई प्रदेशों की निकाल चुके हैं छुट्टी। शायद बीजेपी उन प्रदेशों में नहीं निकाल पाई होगी, क्योंकि ये केंद्रीय लेवल पे ही सांसदों के टिकटों का आवंटन होता है। ये प्राथमिकता होती है कि शायद किसी स्टेट की हमारी स्क्रीनिंग हो चुकी है। हरियाणा क्योंकि एक राजनीतिक प्रदेश है, मेरे को ये उम्मीद है, पार्टी की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख की देर शाम तक हमारी सूची आ जाएगी और हरियाणा उसमें शामिल मिलेगा। जो
बीजेपी की उत्सुकता है, उस उत्सुकता पर 18 तारीख को विराम लग जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी बीजेपी की तरफ से बहन जी प्रवक्ता साथी ने बोला कि बीजेपी ऐसे करती है वैसे करती है। तो एक हरियाणा में कहावत है कि मेरे बाल कितने बड़े हैं, जब बाल बोले जी अभी कटिंग के बाद नीचे आ जाएंगे। आपके तो जब मुख्यमंत्री और अनिल विज जी और दूसरे जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, आपस में उन तीनों का तालमेल जो है वो देखने को मिला है। ना तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अनिल विज की सूद ली 2 दिन पहले जो घटना चक्र प्रदेश में हुआ, और ना ही नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री ने। ये देखिए इनका तालमेल है। 10 साल या 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने वाले बीजेपी के बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर जी को विधानसभा में बीजेपी के एक भी एमएलए ने याद नहीं किया। औपचारिकता को निभाते हुए नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उनका धन्यवाद किया। इसका मतलब कि मनोहर लाल खट्टर किस तरीके से जनविरोधी चेहरा बन चुके थे, ये बीजेपी के विधायकों का दूसरों को बीच में नहीं बोला। कहाँ से डाली है ये? हम बता कर गया आपको ये सब अंदर की बातें, ये सब बातें झूठ है। जी विधानसभा में बैठे ये अंदर की बातें क्या है? पूछा ये अब आप कहाँ देख कर आए? तो मुझे बोलने दीजिएगा या फिर इनको बोलने दीजिएगा। ये 15 मिनट से अभी बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे। तो आपने सपना लिया इस विषय में, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दी है बात, कैसे पता होगी? हम आपके एजेंडे को नहीं परोसेंगे। मैंने आपकी जी में छोटी बात, मेरा जब नंबर आएगा तो आपको आगे चुप करा। अच्छा ठीक है, नया सुनिए आप, नया एक मिनट। सुरेश रोड साहब, 2 अलग अलग चीजें। एक कि नया का कहना है कि सब कहां से सुन के आप आए हैं, दूसरा कि 15 मिनट तो अभी डिबेट ही नहीं हुई है, तो 15 मिनट नया ने बोल कहां से लिया, तो ये आपका फैक्ट भी गलत है। और तीसरा कि अनिल विज तो गुनगुना रहे हैं, आपको क्यों चिंता हो रही है? वो तो गुनगुना रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया हेडलाइन में आपको, वो गुनगुना रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद चौथा फैक्ट एक और गलत है, वो ये है कि किसी विधायक ने याद नहीं किया। भाई सभी ने मिलकर धन्यवाद प्रस्ताव दिया था, वो सामूहिक होता है, कोई अलग अलग नहीं बोलता है। बहरहाल अपनी बात आप पूरी करें। जो टिकट का मामला है आपने कह दिया, अच्छी बात है कि 18 तारीख तक बहुत ज्यादा समय नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं और आप भी टिकट तय कर देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कुलदीप जी कह रहे हैं कि हमको देखना था, राजनीति में देखना होता है, उनकी बात अच्छी थी, तो आपके सामने वो चेहरे आ गए हैं। उन चेहरों के अलग जो सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होता है। आपको तो उस चेहरे की काट ढूंढनी है ना, बाकी कैंडिडेट तो आपने देख लिए। बहुत बढ़िया, इसी में सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा था, आप सही ले आए लाइन पे बात। जो अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे का आकर्षण कहीं बचा होता तो मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास, असफल प्रयास बीजेपी नहीं करती। एक बात हुआ करती थी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है बीजेपी, जिसको भी विधानसभा संसद का टिकट सांसद देती है तो वो जीत जाता है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता ने बेनकाब कर दिया। ये बात कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रदेश की या देश की जनता नहीं कहती। ये बीजेपी के प्रधानमंत्री ने खुद अपने कार्यों से, खुद अपनी कार्य प्रणाली से मनोहर लाल खट्टर को चलता करके साबित कर दिया। जब वो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के हरियाणा में पहुंचे थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वहां पर कुर्सियां खाली जब उन्होंने देखी तो नरेंद्र मोदी जी को आभास हो गया कि मेरा यह साथी मनोहर लाल खट्टर जनविरोधी कार्य करने में मेरे से भी ऊपर है। शायद इसी बात को मानकर मोदी जी ने उनकी तारीफ करके अगले दिन उनको पटक दिया। मन घड़त बात है कि आपने इस तरीके से चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री को हटाया गया, कभी सुना आपने? लेकिन बीजेपी का प्रयोग करती है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हरियाणा हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अतुल जी भी बताना चाहता हूँ, अपना चैनल प्रदेश में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जैसे एक बहाना लगाते हैं कि जेजेपी का और बीजेपी का सीटों का तालमेल नहीं बना तो ये घटना घटी। ये ऐसा नहीं हुआ, ये राजनीतिक साजिश के तहत घटी है घटना। इसमें जेजेपी और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने का लिए असफल प्रयोग किया है। एक ए टीम आईएनएलडी के तौर पर पहले से कायम है। जब राज्यसभा की वोट की बात आती है तो अभय सिंह चौटाला सिंगल विधायक
बीजेपी को वोट देते हैं। और जब ये दूसरी बी टीम है जेजेपी, अब ये वोट बैंक अलग अलग से, जैसे 2019 में इन्होंने 10 सीटें ली और 40 सीट बीजेपी की आई, तो सत्ता का 9.5 साल अब तक रोड साहब, अब रोक रहा हूं, विवेक के पास जाना है। सवाल इस बात का है ना कि आप जिसको राजनीतिक साजिश कहते हैं ना, उसे राजनीतिक साजिश नहीं, राजनीतिक रणनीति बोला जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा है, बाकी विवेक बताएंगे, लेकिन अगर ऐसा किया गया है ना, तो ये राजनीतिक साजिश नहीं, इसको रणनीति का हिस्सा बोलते हैं। और जो जेजेपी बी पार्टी आपको दिख रही है, इसी जेजेपी बी पार्टी से आप समर्थन मांग रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ गठबंधन में, हम सरकार में चले जाते हैं। तब आपको नहीं लगा था कि ये बी पार्टी टीम है, अब आपको बी टीम लगती है। बहरहाल विवेक भाई, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। कांग्रेस के लिए 18 तारीख रोड साहब कह रहा है कि रोड साहब का ये कहना है कि 18 तारीख तक हम इंतजार कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आपके सामने चुनौती अब ये है कि आपको अभी 1 या 2 सीट लड़ने का विचार आया था, वो हो नहीं पाया। अब आपको 10 की 10 सीट का खुला ऑफर है। आप 10 पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप 1 या 2 पर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी बैठक चल रही है, इंतजार उसके लिए भी करना होगा। लेकिन अब ये 10 की 10 सीटें हैं आपके लिए खुली। अतुल भाई, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था और आपने भी बीच बीच में बहुत अच्छी बातें कही। एक चीज यहाँ देखने की है, जो बारी बारी कांग्रेस तारीख देती है। मुझे इनकी तारीख जब रोड साहब ने दी तो मेरे को हंसी भी आई। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष बने थे, नए नए इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बनते ही कहा था कि 3 महीने के अंदर संगठन बन जाएगा। फिर इन्हीं के एक सीनियर प्रवक्ता है केवल ढींगरा जी, आपके चैनल पे बैठ के ये कह के गए थे कि 28 फरवरी तक संगठन बन जाएगा। पिछले साल की बात करें, पिछले 28, पिछला साल सारा निकल गया, अगली 28 फरवरी भी निकल गई, फिर भी संगठन कहीं नहीं। और ऐसे ही इनकी 18 तारीख रहेगी। आज के दिन जननायक जनता पार्टी अपने वर्कर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ बैठकों का दौर हमारा जारी है। आज भी बैठक थी, कल भी लोकसभा वाइज हमारी बैठकें होंगी। कल अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र की बैठक है, आगे ऐसे 2-2 करके हमारी लोकसभा वाइज बैठक होगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सबके सामने। मैं अभी सुन रहा था, एक कटाक्ष किया इन्होंने रोड साहब ने बीजेपी के ऊपर, और उधर से मैडम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी कहने लगे अंदर की बात आपको किसने बता दी। इसका मतलब ऐसी कोई बात हुई, इसका मतलब ऐसी कोई बात हुई है, हमें नहीं पता। इनकी बात है, इनकी पार्टी है, यही जानते होंगे। पर जो अंदर की बात कही, तो अंदर की बात तो अगर कुछ हुई होगी तभी अंदर की बात बनी। और अभी कह रहे थे कांग्रेस के साथी कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के अंदर कौन मुख्यमंत्री बदलता है। मैं इनको याद कराना चाहूंगा, पंजाब में इन्होंने क्या किया था, चन्नी साहब को क्यों खंभों पे चढ़वाया, भूल गए क्या अपने टाइम में। ये तो हर पार्टी अपना अपना काम करती है। हम अपने 10 के 10 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रहे हैं, सभी की राय मशवरा कर रहे हैं और जल्दी जो भी फैसला होगा वो सबके सामने रखेंगे। बारी बारी ये कहना कि राजनीतिक साजिश है, कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस के पास वोट बैंक कौन सा है ये तो बता दो रोड साहब। आप एक चुनाव बता दो जो बाबू बेटा इलेक्शन जब ये सीएम थे उसके बाद आपके दीपेंद्र हुड्डा जीते हो। सिर्फ और सिर्फ 2005 से उठा लीजिए, 2005 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। 2009 के अंदर क्या हुआ, जोड़ तोड़ की अवैध सरकार किस तरह चलाई, मैंने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा। 2014 के अंदर क्या हुआ वो बताइए। अभी अशोक तंवर जी कह रहे थे कि हमारी 2019 में तो हमारी मेहनत की वो 31 सीटें। ये भूपेंद्र हुड्डा की खुद का वोट बैंक कहाँ है। कोई भी राज्यसभा का चुनाव हो, जब अपना बेटा खड़ा होता है तब तो जीत जाएगा, अदरवाइज कोई कैंडिडेट जीतने दिया बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई है तो बाबू बेटा है, और बाबू बेटा के जंगल में ही फंस के रहे। आज हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के खुद के लीडर जो कह रहे हैं उन्हीं बातों में अगर विचार कर लिया जाए तो सबके सामने है। और अगर इतने ये आश्वस्त हैं, ये पहले कहते थे कि हम बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस सक्षम है बिना किसी गठबंधन के। आज हैरानी तो इस बात पे होती है कि कांग्रेस के विरोध से जन्मी जो पार्टी आम आदमी पार्टी आज उसी के साथ गठबंधन कर रही है। आप देख सकते हैं। हमें तो एक चीज का पता है कि जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारधारा को लेके हमेशा आगे बढ़ी। जब लोगों ने 10 सीटें दी, 10 सीटें लेके जनता ने जो
जनमत हमें देने का काम किया, हम सरकार में भागीदार बने और बहुत ईमानदारी से जो वादे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास। ठीक बात। और ये अच्छी बात है विवेक भाई कि आप अपने पार्टी के लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं और जल्दी आपका भी ऐलान हो जाएगा कि कौन सीट हमारी पर ड्राइंग कौन सा रूम की कैंडिडेट राजनीति होगा। नहीं होती ना, इनकी तरह ड्राइंग रूम में बैठ के टिकटें खरीदी व बेची नहीं जाती। हमारे तो वर्कर जो कहेंगे वही होगा। जो ये ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। अब इनसे पूछ लो ना, कांग्रेस ने किसी लोकसभा की मीटिंग करी हो, किसी से पूछा हो? हम तो ठीक है एक वर्कर विजेंद्र रेड्डू पूछते हैं, हर साहब, एक भाई सारी हाँ, पार्टियां हाँ। अपनी तैयारी कर रही हैं, आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है। अब चूंकि कांग्रेस इंतजार कर रही थी बीजेपी का, तो मुझे लगता है कि शायद इनेलो भी इंतजार कर रही होगी कि बीजेपी सबसे पहले दे दे, क्योंकि लड़ाई ही बीजेपी से है, उसके बाद हम घोषणा करेंगे। तैयारी कितने सीटों की है? हाँ देखिए अतुल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 की 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने पूरे लोकसभा के क्षेत्रों में जाकर के हर 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों की वहां वर्करों की बैठक ली है और उनसे नामांकन लेने का काम किया गया है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 10 से 12 कैंडिडेटों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, जो कि इस कमेटी ने हाईकमान को सौंपने का काम किया है। अभी कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में हमारा जो हाई पावर कमेटी है वो बैठेगी और उन जो नाम आए हैं लगभग 105 से 110 नाम आ चुके हैं 10 की 10 सीटों के ऊपर, और उसको जल्दी ही फाइनल करके ग्राउंड में उतारने का काम करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और ये आज से नहीं, हमारी तैयारी बहुत पहले से, और हमारे नाम भी अनाउंसमेंट हम कर देते हैं अब तक। लेकिन ये थोड़ा हमारे लिए बड़ा एक खेद का विषय रहा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका जो है ना एक निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके कारण से हमारा थोड़ा डिले हुआ। अदरवाइज तो अब तक वो आउट भी हो जानी थी हमारी लिस्ट। दूसरी बात देखिए, नहीं ऑडियो से नहीं आ रही, मैंने मैसेज चल रही थी, अभी आई आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही थी। सरकार हरियाणा मुझे पर इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि नंबर 1 तो देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का लगभग 27-28% वोट हुआ करता था और 2009 में भी हमारी 31 सीटें आई थी और 2014 में भी जब कांग्रेस 15 पर अटक गई थी, हमारी 19 सीटें और 2 लोकसभा हमने जीतने का काम किया था। इसी आधार तो हमारी पार्टी में विभाजन हुआ, हमारी वोट फट गई, कुछ जेजेपी को चले गया अधिकांश हिस्सा और कुछ बीजेपी में भाग गए और कुछ जो है ना कांग्रेस में चले गए थे। लेकिन ओवरऑल हरियाणा प्रदेश में 28 से 30% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट बैंक हमेशा रहा है। और अब क्योंकि हालात उस प्रकार से दोबारा से बनते जा रहे हैं और वो सारा का सारा वोट बैंक जो ताऊ देवीलाल की नीतियों में आस्था रखते हुए इधर उधर पार्टी विभाजन के कारण बिखरा था, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के इस बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है अतुल भाई, देखिए सबके सामने स्पष्ट जिस प्रकार से द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ और वहां पर खट्टर जी की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा आदरणीय मोदी जी ने करने का काम किया और उनको पुराना वक्त याद दिलाने का काम किया कि हम मोटरसाइकिल पर चला करते थे और दरी के ऊपर बैठने का काम किया करते थे। और कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि मनोहर लाल जी, आप हरियाणा प्रदेश को गर्त में ले जा चुके हो और कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था सही नहीं चल रही है, आपको मोटरसाइकिल और वो दरी याद कर लेनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं इशारों में इनको पुराने दिन वो याद दिलाए। उनको लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया, कैसी बात कर रहे हैं? बना दिया जी, मुझे जवाब देने दीजिए। हो जाए एक बार रेड्डू साहब का बात पूरा हो जाए, उसके बाद आ रहा हूं मैं। मेरी बात पूरी। अब एन इलेक्शन के मौके पर एक ऐसे व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जो अपनी खुद की धर्म पत्नी को जिला परिषद में जमानत नहीं बचवा पाए थे, आज वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बिठा दिया गया। क्योंकि सारे सर्टिफिकेट मोदी सरकार ने या इनकी हाई कमान ने इनको देने का काम किया कि आप असफल हो चुके हो, चाहे घोटाले थे, चाहे बेरोजगारी थी, चाहे महिला सुरक्षा थी, चाहे स्कूली का था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर फील्ड में फेल हुए हर वर्ग को डंडों से पीटने का काम किया गया। जब इनकी रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंची इंटेलिजेंस के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश में बहुत बुरा हाल पार्टी का हो चुका है और वहां लोग इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, तब कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए ये प्रयास किया है, जो कि इनका कोई सफलता इसमें नहीं मिलेगी। आज मुख्यमंत्री जी का हमने भाषण सुना, नए मुख्य नायब सिंह सैनी जी का, और पूरे के पूरे भाषण में उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल जी की प्रशंसा के अलावा कोई विजन
यदि आपको दिया हो, उस भाषण में नया मुख्यमंत्री जब बनता है वो प्रदेश के लिए एक विजन लेकर के आता है, विजन रखता है कि मेरे को जिम्मेवारी मिली है, मैं ये काम करूंगा। तो एक शब्द इस तरह का उन्होंने कहा हो तो ये आप मुझे जरूर बताने का काम करें। इसके अलावा हम एक बात जरूर चाहेंगे कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हर घोटाले की जांच को दबाने का काम किया, हर भ्रष्टाचारी को सहारा देने का काम किया, उनको और हौसला बढ़ाने का काम किया। नई सरकार से जो 4-5 महीने 7-8 महीने इनके पास बचे हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मांग करती है तो कम से कम जो जांच की रिपोर्टें आ चुकी हैं, चाहे वो शराब घोटाले की रिपोर्ट थी और इस तरह के जो है ना रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट की जांच पूरी हो चुकी है, सहकारिता विभाग में 100 करोड़ का घोटाला था उसकी जांच रिपोर्ट जारी आ चुकी है, साइटिक रिपोर्ट। कम से कम रिपोर्टों को पब्लिक के बीच में जो ना उजागर करने का काम करें और बाकी लगभग 24 घोटाले हुए थे उनकी भी जांच करवा करके पब्लिक के सामने लाए, तब इस सरकार का पता लगेगा कि सरकार ने किस किस प्रकार के कार्य किए हैं और किस किस प्रकार के घोटाले हुए हैं और किसके ठीक है, नहीं, मैं में... समझ रहा हूं कि आपको रिपोर्ट जल्दी क्यों चाहिए और उसका निशाना, उसका इशारा किधर है। लेकिन जो बातें आपने कही ना, वहां पर मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक विश्लेषक उस बात से सहमत नहीं होगा। आप मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज के बल पर फिर से सरकार बना ली, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वहां रिपोर्ट थी कि हाँ कांग्रेस प्रभावी है, लेकिन उसके बाद भी शिवराज को सीएम नहीं बनाया और शिवराज ने इस पर आपत्ति भी नहीं की। ये बीजेपी में ही हो सकता है। यहां पर आपके आकलन जरूर होगा, लेकिन यहां पर भी मनोहर लाल को यह नहीं कहा गया है कि आप दरी और मोटरसाइकिल याद कर लीजिए, उनको लोकसभा के लिए तैयारी करने के कह दिया गया, ऐलान हो गया उसका। तो ये आरोप तो ठीक लगता है कि आप राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन ये हकीकत से कोसों दूर है। बहरहाल नेहा, अब यहां पर प्रश्न यह है कि कैंडिडेट उनके भी आ जाएंगे, आपके आ चुके हैं, 4 और आ जाएंगे। सवाल इस बात का है कि उन तमाम कैंडिडेट का नेतृत्व कौन करेगा, इनेलो की पार्टी में कौन करेगा, कांग्रेस और आप में कौन करेगा, और बीजेपी में साफ है कि कौन करेगा। लेकिन रोड साहब कह रहे हैं कि आप अगर मोदी को ही मेन चेहरा मानती हैं तो उसके बावजूद स्थिति ठीक नहीं है। देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं छोटा छोटा जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं तीनों प्रवक्ताओं की तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, संगठन की रीति नीति है, वो बाकी विपक्षी पार्टियां जो एक परिवार के ही कुछ सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं, वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि जिम्मेदारी का वहन करना क्या होता है और जिम्मेदारी परिवर्तन क्या होता है। आज से पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से पहले वो अन्य दायित्वों पर भी रहे, उन्होंने संगठन के लिए भी काम किया, संगठन मंत्री भी रहे और अन्य दायित्वों पर भी रहे। लेकिन ये बात कैसे जानेंगे कि संगठन में विभिन्न दायित्वों पर रहने वाले लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलाते हैं। उन्हें आज कोई भी जिम्मेदारी दी गई है, कल जिम्मेदारी का परिवर्तन भी हो सकता है, किसी और को जिम्मेदारी देकर उनको उससे और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी या उससे छोटी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये कार्यकर्ताओं का अपना विवेक है और ये आई थिंक हम पे छोड़ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही छोड़ देना चाहिए। इसमें आप आपत्ति ढूंढे, आप खोट ढूंढे, इससे आपकी विचारधारा पता चलती है कि आप अपने घर में ना झांक कर दूसरों के घर में झांक कर और उनका मखौल बनाने का जो आपका इरादा है वो साफ जनता को नजर आता है। दूसरी बात, अंदर की बात सुरेश जी को और जेजेपी के प्रवक्ताओं को मैं बता दूं, 7:55 पर मैं हांसी पहुंची हूं सीधा चंडीगढ़ से। कल भी मैं वहीं थी और आज भी मैं वहीं थी। कबीर कुटीर में मनोहर लाल जी कल थे और सीएम हाउस के अंदर जब माननीय नायब सिंह सैनी जी रूबरू हो रहे थे सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक वहीं थे, मनोहर लाल जी से भी वो मिले और नायब सिंह सैनी से भी वो मिले। और दूसरी बात, विधानसभा में सभी विधायकगण वहीं उपस्थित थे, आप सबने देखा भी। तो ये जो अंदर की बात सुरेश जी निकाल कर ला रहे थे कि अंदर की बात है, विधायकों ने माननीय मनोहर लाल जी को पूछा नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उस पर अंदर की बात आई थी, शायद विवेक जी उसको सही ढंग से समझ नहीं पाए थे। तीसरी बात, कौन से वोट बैंक की बात ये तीनों प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, कौन सा वोट बैंक इनका है। मैं इनको थोड़ा सा वोट बैंक का डाटा दे दूं, अतुल जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत लाभकारी डाटा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले 34.7% वोट लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को मिले 22.9%, इनेलो को मिले 24.4%, हजका को मिले 6
और बसपा को मिले 4.6%। अब आ जाइए 19 के चुनाव में, जब हमने अपना पूरा कार्यकाल जो है बीजेपी ने विधानसभा भी चलाया और लोकसभा भी चलाया, उसके बाद 19 के चुनाव में कांग्रेस को मिलते हैं 28.4%, इनके लगभग 6% वोट बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्योंकि आईएनएलडी के वोट इनको मिले। इनेलो घट गई, जो पहले थी 24.4 पर पहुंच गई 1.89% पर लोकसभा के चुनाव में। 2% भी इनेलो वोट नहीं ले पाई लोकसभा के चुनाव में, और जेजेपी पहुंच गई 4.9% पर। अगर इनेलो और जेजेपी को जोड़ भी दे तो भी वो 24 तक नहीं पहुंचे, तो इन्होंने अपना जो समर्थन था जनता का वो घटाया, और बीजेपी को मिला 2019 में 58.02% वोट, यानी कि लगभग 58% वोट बीजेपी को मिले, नरेंद्र मोदी जी को मिले, और प्रदेश की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो चल रही थी उसको मिले। बीजेपी संगठन के साथ समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन, प्रांत के जो वोटर्स हैं उन्होंने 50% से भी ज्यादा दिखाया, 58%। आप कौन से वोट बैंक की बात कर रहे हैं? 4% वोट बैंक, 2% वोट बैंक भी इनेलो को नहीं मिला। इनके भरोसे आप 10 की 10 सीट निकालने वाले हैं क्या? ये कौन से वोट बैंक पर आधारित है और किस वोट बैंक की लोकसभा में बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी 2014 में भी चली, 19 में भी चली, और बिल्कुल इस बार भी चलेगी, 2024 में भी चलेगी। और मैं सुरेश जी को एक बात आपका जवाब देना चाहूंगी। अतुल जी, आपका भी प्रश्न था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बिल्कुल हमारे पास है, उनसे सशक्त नेता अगर किसी पार्टी के साथ पास है तो मैं चैलेंज के साथ ये बात कहती हूँ कि वो क्यों नहीं लाते अपना चेहरा सामने, लाए जनता के सामने, एक दृश्य दिखाए जनता के सामने कि इतने विशाल व्यक्तित्व वाला नेता हमारे पास भी है। विजन तो लाए। आपके पास विजन क्या है? भ्रष्टाचारी सब एक हो गए, भ्रष्टाचारी सब एक ही स्टेज पर खड़े होकर आज एक दूसरे का गुणगान गा रहे हैं, ये विजन आपके पास है? विजन है केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास विजन है कि देश की दबी कुचली जनता के लिए जन कल्याणकारी नीतियां जो पिछले 10 वर्षों से चल रही हैं, उनको हमने आगे विशाल जो है उसकी रफ्तार करके 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। ये विजन है नरेंद्र मोदी जी का, और उस विजन के साथ पिछली बार 2019 में भी लगभग 58% जनता, 58% से भी ज्यादा, 0.2% ज्यादा, वो जनता देश की जो है हरियाणा प्रांत की केवल नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई थी। और इस बार देखिएगा ये प्रतिशत बढ़ने वाला है, और बाकी जो मैंने प्रतिशत बताया उन सभी पार्टियों का प्रतिशत इस बार इससे भी डाउन जाएगा। तुम ठीक बात है, इसका जवाब ले लेते हैं। रोड साहब, भाई नया ने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया, और जो बात आप कह रहे थे वो बात उन्होंने अपने तरीके से स्पष्ट कर दी कि चेहरा 14 में भी मोदी थे, 19 में भी मोदी थे, और इस बार और मजबूती से मोदी हैं। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। मिलेगा, और ये मोदी जी ने मुख्यमंत्री को बदलने से क्लियर कर दी है बात प्रदेशवासियों को। ये कह रहे थे कि बीजेपी का क्या कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। प्रदेश की जनता को बिल्कुल सरोकार है कि किस तरीके से 9 साल तक 2 दलों ने जमकर दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा, और अब वो वोट बैंक हथियाने के लिए अलग अलग नजर आएंगे। मैं तो आपके चैनल पे अतुल जी एक बड़ी बात और कहना चाहता हूँ, ये अभी भी एक है, और इन्होंने प्लानिंग करके दोनों ने ये अलग अलग होने का जो है ये नाटक किया है, ये साजिश है मतदाताओं के पास में। और एक हमारी संवेदना जो है या सहानुभूति जो है खट्टर साहब के साथ बिल्कुल है। और इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए खट्टर साहब को करनाल से लोकसभा में उतार दिया। आप मनोहर लाल जी को आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी का मोरल डाउन नहीं कर सकते हैं। अपनी बात रखिए ना, आप कांग्रेस की बढ़ाई करने के लिए आप रोड साहब, मेरा सवाल मोदी चेहरा कितना बड़ा है उस पर था। आपको सहानुभूति आने लगी मनोहर लाल जी के लिए, उनको सहानुभूति नहीं चाहिए भाई आपकी। वो अपने से ही बोल चुके हैं, वक्तव्य दे चुके हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। आप उस पर आइए ना, आप कहिए कि हाँ मोदी के सामने क्या विकल्प है आपके पास। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। एक मिनट का अपनी बात खट्टर साहब पे मैं समापन करके मोदी जी की बात करता हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति या जो नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी करनाल के विधायक के तौर पर अगर फेल हो गए हो और यह फेलियर का सर्टिफिकेट खुद नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपने कर कब्जों से छाप दिया हो, तो क्या वो व्यक्ति सांसद के तौर पर सफल होंगे? क्यों करनाल लोकसभा का विनाश करो? जिस व्यक्ति ने 9 साल में करनाल में प्रॉपर बाईपास नहीं बनवा पाया, कोई तरीके का कोई काम नहीं कर पाया, क्या वो सांसद बन के क्या कर देगा और पार तोड़ देगा? अरे आपका जन विरोधी चेहरा इतना भयानक बन चुका है प्रदेश में, चाहे आपने 700 किसानों की शहीदी ले ली हो, आपने बेरोजगार युवाओं को लाठीचार्ज करके लौंडवान किया हो, आपने बहन बेटियों का दिल्ली के जंतर मंतर पर बुरी तरह से घसीटा हो, या आपने आपके जनसंवाद कार्यक्रम में किसी महिला को तलाक या फैक्ट्री या रोजगार की बात करते हुए बुरी तरह बताना हो, आपने अपने कमांडो को किसी बेरोजगार युवा को धमकी देकर यह बताने की कोशिश की है कि ये कमांडो किसी को भी पीट सकते हैं, या अपने फंसे से किसी ब्राह्मण सम्मानीय ब्राह्मण की गर्दन काटने का इशारा किया हो। ऐसे भयानक चेहरे से 9.5 साल तक प्रदेशवासियों को डराकर धमकाकर उसका हनन करके मानवाधिकारों का, और नरेंद्र मोदी ने वोट देने के लिए उसका कब्जा कर दिया। ये देश के, ये हरियाणा के लोग देश की राजनीतिक दफा बदलने का हौसला रखते हैं, रिकॉर्ड कायम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी की चाल में नहीं फंसेगी। मनोहर लाल खट्टर को अगर आप केंद्र में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, प्रदेश वासियों की कोई चिंता नहीं है, यह आपका काम, हम इसको विषय पर कोई बात नहीं करते। लेकिन हरियाणा का मतदाता इस षड्यंत्र में जेजेपी बीजेपी को बिल्कुल नकारेगा। और बहन जी ने एक बात और कही थी कि कांग्रेस पार्टी का कितना वोट बैंक डायलॉग जेजेपी ने दिया, क्या हम इनके सारे थे? हम भी इनका सारा दे रहे। INLD का सारा राज्य सभा की वोट में बीजेपी ने सुझाव लिया। फैक्ट की बात कर रहे हो, सत्य बता रहा हूँ, नहीं लिया तो ये डिनाई करे। और जेजेपी का सारा मनोहर लाल खट्टर 4 साल तक सरकार चलाने में लिया। कांग्रेस पार्टी कभी सच्ची भी इन दोनों के साथ अगर नहीं लिया जेजेपी का सारा, तो बताई रहेंगी आप ये बात। अरे आप दोनों का सदुपयोग भी कर रहे हो, देशवासियों को प्रताड़ित भी कर रहे हो, और फिर जो करते हो उससे आप गला भी करते हो। आप कहीं तो दिख जाइए, किसी तो बात को मानिए आप। और आप कल मैं अतुल जी किसी चैनल पे डिबेट पे था, तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने खुद बोला कि ओबीसी वोट बैंक छाप कर हम सरकार बनाएंगे। अरे नायब सिंह सैनी का भी आप दुरुपयोग करना चाह रहे, एक भले आदमी का, उनको भी आपने अपनी उस राजनीति का शिकार बना लिया। मनोहर खट्टर को तो बलि का बकरा बनाया, लेकिन शिकार नायब सिंह सैनी की बन चुकी है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, राजनीति का शिकार बना दिया। अब आपको सैनी साहब से भी सिंपैथी हो गई, मनोहर जी से तो पहले ही हो गई थी, और फिर मनोहर जी को आप फेल भी बता रहे हैं। मतलब कितना कॉन्ट्रैक्टरी बातें करेंगे आप? मतलब कहीं तो मेल मिलाप हो ना रोड साहब। और फिर आपको जेजेपी वोट कटवा पार्टी भी लग रही है, वो भी डर आपके मन में है, बता रहे हैं कि डरी हुई बीजेपी है। भाई ओबीसी वोट के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, ये उनका अधिकार है, आप भी बना लीजिए, आप भी बना लीजिए। राहुल गांधी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता से तिल मिला गए हरियाणा में चलाए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय हैं, हुड्डा साहब बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता से कोई घबरा नहीं गया है, उनकी लोकप्रियता को लोगों को जानकारी है। कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी, तभी फैसला लेकर। कुर्सियां तो बहुत जगह खाली होती है, कुर्सियां ही सिर्फ आकलन हो ना, तो फिर नतीजे ऐसे ना होते। बहरहाल विवेक चौधरी भाई, कांग्रेस का एक ही स्टैंड है कि टिकट वो उनका हो जाएगा, चेहरे उनके सामने आ जाएंगे, लेकिन आपको वोट नहीं काटने देंगे वो। ये तो समय बताएगा अतुल भाई कि कौन वोट काटता है और कौन वोट लेता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये तमाम प्रवक्ता साथी वोटर को आखिर समझते क्या है। अभी एक प्रवक्ता ने तो यहां तक कहा कि भाग गए। भाग गए का क्या मतलब होता है? ये कहते हैं कि कुछ बीजेपी में भाग गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ जेजेपी के पास चले गए। जनाब, अगर आपने वोटर को रिस्पेक्ट दी होती तो आज आपकी पार्टी के ये हालात ना होते। अभी मैं सुन रहा था, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने पढ़ के बताने का काम किया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। बहन जी, अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 3606
आप अगर बात करते हैं परिवारवाद की, तो उच्चारणा में क्या था, जो आपकी प्रभारी जी की बहन, जिसको बताने का वो काम करते थे, बहन विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, भांजा लोकसभा का एमपी था और जीजा जी सेंटर में मिनिस्टर रह चुके थे। आज ताजी लिस्ट जो आपने निकाली है, उसी की अगर मैं बात करूं, रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया परिवारवाद नहीं है क्या? अगर लिस्ट पढ़ने की बात करते हैं, प्रभुदयाल के बेटे अनुराग ठाकुर परिवारवाद नहीं है? बीएस येदुरप्पा के बेटे राघवेंद्र परिवारवाद नहीं है? रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को परिवारवाद नहीं है? वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आप कहते हैं मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। आज के दिन जननायक, आप सुनने का काम कीजिए। आपकी बाप ने कुछ भी बोला, मैंने सुनने का काम किया, आप अपनी बारी में बताइएगा। आज के दिन आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी, आप ये बताइए कि कौन है भ्रष्टाचारी, बताने का काम कीजिए। आपको उस टाइम भ्रष्टाचारी नहीं दिखे जिस टाइम 4.5 साल सरकार के मजे लूटने का काम आप लोगों ने किया जननायक जनता पार्टी की बदौलत। आज जननायक जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, अगर उनको पूरा करने की बात आती है तो आपको हम भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। आपको तब नहीं ये दिखा जब हम सरकार चलाने का काम कर रहे थे, जिस टाइम पे आपको सरकार चलाने के लिए हमारी जरूरत थी, उस टाइम आपको नहीं दिखा। हम तो सरकार जनता से जो वादे करके आए थे, उन वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपने अभी वोट परसेंटेज का जिक्र किया, 4 पॉइंट कितने, मैडम आपको बताना चाहूंगा, 3 महीने पुरानी पार्टी ने 5% वोट लोकसभा में लिया था और विधानसभा के अंदर वही वोट बैंक 16% पहुंचा था, जिसकी बदौलत आपने 4.5 साल सरकार चलाने का काम किया। आज अगर हम अपने किए वादों को पूरा करने की बात करते हैं तो आप हमें कुछ कुछ कहने का काम करते हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो वादे हमने जनता से किए थे, अगर हमने कहा कि 5100 पेंशन कर दीजिए, हम एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं मांगते, तो आपको क्या तकलीफ थी? कर देते ना, क्यों नहीं की? आपके नेताओं से पूछ के आइएगा। आपने अभी कहा संत कुटिया में हम सभी थे, अरे संत कुटिया में जाने का मौका मिल गया क्या? वहां तो मेरे को ये पता है कि सिक्योरिटी वाले किसी को जाने ही नहीं देते थे। अब शायद नैब सैनी जी के बाद जाने का मौका मिल गया हो। हम तो एक बात जानते हैं कि हाँ, जनता के बीच में थे, जनता ने ही 5 से 16 करने का काम किया था और जनता ही अब आने वाले समय में हमें विधानसभा में भी जिता के भेजने का काम करेगी। नहीं तो आप अगर वोट काट लेंगे, रोड साहब का नुकसान हो जाएगा, बीजेपी का फायदा हो जाएगा। हम वोट नहीं काटेंगे, ये तो वोट काट की सोच तक ही रहेंगे, ये सिर्फ सोच ही इनकी वहां है। हम तो जीत के आने का काम करेंगे, हम जीत के आने का काम करेंगे और जननायक जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को जिता के लाने का काम करेंगे। ये बाद में देखेंगे कि कौन वोट काट था और कौन क्या था। वोट काट तो इनको पहले भी पता लग गया होगा जींद में क्या हुआ। लेकिन विजेंद्र नेहरू साहब का ये कहना है विवेक कि अगर घोटालों का खुलासा हो जाए ना, रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। किसके लिए मुश्किल हो जाएगी? कौन कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं फैक्ट्स तो लाइए। कौन सी रिपोर्ट है? एक फैक्ट मांगा। हम तो बारी बारी विधानसभा के पटल पे एक बात कहते थे कि कोई फैक्ट हो, आज तक कोई भी साथी ला तो नहीं पाया। लोगों को कह दो अब तो सरकार से बाहर हो गए, ले आएंगे फैक्ट। हम तो कह रहे हैं, हमें तो एक चीज का पता है, जो जनता से वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए हम निरंतर अपनी प्रयासरत रहे और आगे भी उन्हीं वादों को आगे ले जाने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे क्या क्या पूरे किए, क्या क्या अधूरे रह गए। अगर 10 दिए तो इतने पूरे किए और जब पूर्ण बहुमत देंगे तो सारे पूरे करने का काम करेंगे। हम किसी की तरह नहीं है विजेंद्र वोट बताइए भाई, आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए, तो विवेक कह रहे हैं कि हम तो खुद ही मांग कर रहे हैं और अब तो हम सरकार में भी नहीं है कि आरोप लगे कि हम दबा रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने तो पहले सेशन में भी, आज ही आपके पहले सेशन में मैंने इस बात की निवेदन किया सरकार से कि आप रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट आ चुकी से कम उनको, और जो 20-22 घोटाले और बचे हुए हैं उनको भी उजागर करने का काम करना चाहिए। यदि ये सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी का ढिंढोरा पीटती रहती है तो ये ट्रांसपेरेंसी में नहीं आती क्या? इन रिपोर्टों को उजागर किया जाना चाहिए। देखिए अतुल प्रताप जी, आज हरियाणा प्रदेश में जो कार्य अभय सिंह चौटाला जी ने मजबूती के साथ करने का काम किया है, विपक्ष के एक सीनियर नेता के रूप में एकमात्र विधायक होते हुए भी जिस प्रकार से सरकार को घेरने का काम किया और हर बात को मजबूती से उठाने का काम किया, और यहाँ तक कि किसानों के आंदोलन में एक मांग के ऊपर अपने विधानसभा पद से
त्याग पत्र दे करके उनके बीच में जाकर के किसानों की लड़ाई लड़ने का भी काम किया। तो आज वैसे देखिए ये बात सही है, सभी जानते हैं कि प्रदेश की जनता ने फैसला करना है, लेकिन आज प्रदेश की जनता के मन में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने बसना शुरू कर दिया है और प्रदेश की जनता उनको चाहने लगी है। प्रदेश के हर कोने कोने से ये आवाज आती है कि कोई नेता है हरियाणा प्रदेश में तो वो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है, जो बेबाक और साफ बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 2000 तो ये जो चुनाव आएंगे, चाहे लोकसभा का आएगा, उसके बाद विधानसभा का आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो करके दिखाएगी जो आप हैरान हो जाओगे। और ये आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा प्रदेश की जनता आपको नहीं चाहती, हरियाणा प्रदेश की जनता गुंडा राज नहीं चाहती, हरियाणा प्रदेश की जनता दबके नहीं चाहती, हरियाणा प्रदेश की जनता धमकियां नहीं चाहती। हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है एक पढ़ा लिखा नेता माननीय दुष्यंत चौटाला जी जैसा, जिन्होंने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया और भविष्य में भी उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। चाहे लोकसभा में रहे बतौर एमपी, उन्होंने अपनी सही सारी बातें कही, पूरी करने का काम किया और भविष्य में भी करेंगे। आप तो उंगली कटा के शहीद होने वालों में से हो, उंगली कटा के शहीद होने वालों में से हो, इसके अलावा कुछ नहीं। जब दोबारा चुनाव में ठीक है रेणु साहब अपनी बात पूरी करें। रेणु साहब होकर के इनको घर बिठाने का काम किया है। आज इनको गुस्सा है इस बात का कि ये क्या किया हमारे साथ। और तो और ये तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं इस मुद्दे को लेना नहीं चाह रहा था। तो कहा भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर इनको कहा कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव थे, चाहे जिला परिषद के चुनाव थे, चाहे बाई इलेक्शन था, हर बार कहा कि हमें जरूरत नहीं है। फिर थे क्या जब कहा था? अगर आपको अरे आप वही थे क्या जब कहा था? में एक फोटो आप वही थे क्या जब कहा था में कैंडिडेट खड़ा करें? नहीं, आप वही थे क्या जब कहा था? अगर आपको ऐसा ही लगता था कि ये सरकार करप्ट है, ये नहीं, आप वही थे क्या? हमने नहीं कहा सरकार करप्ट है, कहने वाले कह रहे हैं। हमने तो एक चीज कहा, अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसको तथ्य सामने लाने का काम कीजिए। हमने तो जो भ्रष्टाचार पिछले समय से चले आ रहे थे उन पे अंकुश लगाने का काम किया। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात कीजिए, चाहे धान के अंदर आपने जिसको धान घोटाला देने का नाम किया, हमने उस चोरी को रोकने का काम किया। कैप सिस्टम लगा के किसान के खाते में डायरेक्ट उसकी पेमेंट पहुंचाने का काम किया, किसान को सशक्त बनाने का काम किया। अगर आप एक्साइज की बात करते हैं तो हमने फैक्ट्री के अंदर हर एक डिस्टिलरी के अंदर कैमरे लगाने का काम किया और उसको रोकने का काम किया, जो लीकेज ट्यूब से बंद करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश को पहला ऐसा प्रदेश बनाने का काम किया जिसका रिवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन है। आप बात कर रहे हैं कि आज हम तो क्यों चलवाई आपने बात करते हैं, आपके पास है कोई तथ्य? क्या बरसाई जा रही थी? क्यों नहीं आपने उस टाइम इनको कहा कि हम तुम्हारे साथ, किसानों ने हमारे अगर किसानों का नेता विधानसभा में सरकार के अंदर बैठा था तभी किसानों को डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम किया। आप लोग तो वो थे जो डायरेक्ट पेमेंट का भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है विवेक, एक मिनट रेणु साहब की बात बहुत जल्दी से पूरी हो जाए। आप खुद किसानों को लोकतांत्रिक व्यक्ति कहते थे, अराजक तत्व कहते थे, उग्रवादी कहते थे। इतनी कितनी सारी वीडियो डोमेन में है। जब आप आंदोलनकारियों को जो ना अराजक तत्व कहते थे, आप कहते थे कि ये उग्रवादी हैं। आप लोगों की वीडियो बहुत सारी हमारे पास भी हैं। जब आप स्वयं कहते विवेक चौधरी और 50 बार मेरे सामने कहा कि ये तो ले आओ ना, किसने कहा? अगर विवेक चौधरी ने एक बार भी कहा। चलिए अब ये मुद्दे उठाकर आप जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला कर देगी। वीडियो दिखा दीजिएगा रेणु साहब, वीडियो सार्वजनिक कर दीजिएगा। जैसे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आप मांग कर रहे हैं ना सरकार से, विवेक कह रहे हैं कि आप वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए कि आपके सामने क्या कहा गया था, किसके सामने क्या कहा गया था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अब मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगा। सवाल इस बात का था कि कैंडिडेट सबसे पहले बीजेपी ने उतार दिया, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में अपना उतार दिया, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही थी और वो भी 18 तारीख को अपने कैंडिडेट उतार देगी। सारे कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे, पार्टी अपनी रणनीति के साथ सभी पार्टियां चुनाव में जाएंगी, लेकिन अंततः जो फैसला होता है वो जनता करती है। और जनता ये जरूर समझती है, देखती है, जो हम लोग भी महसूस करते हैं कि चेहरा कौन होगा। बीजेपी के पास तो है, इनके पास कौन है, इसका आकलन होगा और फिर जो अंत फैसला वो जनता का है। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा आपका, सुरेश जी आपका, विवेक चौधरी आपका और विजेंद्र रेणु आपका। तो अब रणनीति के साथ पार्टियां अपने कैंडिडेट मैदान में उतार रही हैं और जल्द जब चुनाव होगा तो नतीजों से साबित होगा कि रणनीति किसकी ज्यादा धारदार थी। राम राम।